हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं हम लोग क्लास करने अगला, जो कि क्या है हमारा क्लास नंबर 6, जो कि क्लास नंबर 5 को हम लोगों ने पिछले ही दिन देखा था और आज बारी है क्लास 6 की। ठीक है, हमने पहले ही बता चुका है कि वैसे बच्चे जो कि 2027 के एग्जामों में उपस्थित होना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। और इसी तरह के एग्जामों में आप लोगों के क्वेश्चन जो है, जिस तरह से आप लोगों के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को डिजाइन करके लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तब तक आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे इस क्लास को जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो है ना, क्या उष्मीय सिद्धांत पर या फिर चुंबकीय सिद्धांत पर या फिर रासायनिक रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो है वो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर बराबर होता है, क्या होता है? प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर वी आई, या फिर आर बराबर वी बाय आई, या फिर आर बराबर आई बाय वी, या फिर आर बराबर वी माइनस आई। तो हमेशा याद रखिएगा कि आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वी बाय आई। क्या होता है? तो ऑप्शन ए, क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आर बराबर वी बाय आई हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। यानी कि छोटे छोटे जो बैटरी होते हैं, देखे आपने आपके घर में टॉर्च होगा तो वहां पर देखे होंगे कि जो गोल गोल जैसे गोल टाइप का जो है क्या होता है, मतलब बैटरी होता है। तो वो किस प्रकार की, जैसे मतलब टॉर्च में भी उसका उपयोग होते हैं और बहुत सारे वाहन में भी होते हैं, जैसे ट्रक में, टेम्पू में, टोटो में, ये सब में क्या होते हैं? तो मतलब बैटरी का यूज होते हैं। तो उसमें किस प्रकार की धारा जो है निकलती है। तो हमेशा याद रखिएगा किस प्रकार की, दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है बैटरी से जो है वो दिष्ट धारा निकलती है। क्या निकलती है? बैटरी से दिष्ट धारा निकलती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन पर कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है एक ए और बी। ए और बी का मतलब होता है अगर आपका यहाँ पर ए भी सही रहे, जैसे 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 हम लोग क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग एग्जांपल के लिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि डायनेमो में जो है दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा दिष्ट धारा भी अगर सही होता और प्रत्यावर्ती धारा भी सही होता तो हम लोग क्या मानते? ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ हमारा क्या पूछा है? बैटरी। तो बैटरी में क्या हो जाएगा? सिर्फ दिष्ट धारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के जो है दर्पण का उपयोग होता है। फिर यही क्वेश्चन कि हमने पिछली क्लासों में बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़ा कि देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट में जो है सही बता पाते हैं। ठीक है ना। इसका आंसर मैं नहीं आज मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला क्लास जरूर जाकर देख लीजिएगा, पिछले सारे क्लास जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है ना। तो हम लोग उसमें भी था ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में आकर जरूर बताइएगा वो उस क्लास को देखकर कि जो है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
5 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, यानी कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है। देखो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या फिर एम्पियर होता है या फिर कूलॉम होता है या फिर वोल्ट मीटर। तो हमेशा याद रखिएगा कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर पूछी जाए कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है तो याद रखिएगा कि विभव का। किसका होता है, विभव का। शायद हम लोग इसे भी पिछली क्लासों में बताया था कि वोल्ट जो है विभव का एसआई मात्रक होता है और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का। ठीक है, और कूलॉम जो है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, आवेश का एसआई मात्रक। और वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को, ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं तो बार बार ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग हमारे इस क्लास को देखने को बैठिएगा तो आप लोग जो है पेन और पेपर हाथ में लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा चीज नोट भी करना है, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर क्लास में जो है कि जो भी इंपॉर्टेंट लगे और नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अगर राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो सुनकर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश के जो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई सा एग्जाम आज तक नहीं हुआ कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश से के अपवर्तन से क्वेश्चन ना पूछी जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ नियम पूछा है तो 1 या फिर 2 या 3 या फिर 4। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के जो है वो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। अगर पूछी जाए कि प्रकाश के परावर्तन, क्या, एक सेकेंड, परावर्तन परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट बोले तो 1 भी को वोल्ट को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर जो है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 भी बराबर 1 जे। जूल को हम लोग क्या बोलेंगे, जे, और बाय 1 क्या बोलेंगे, 1 क्यू। क्या बोलेंगे, 1 क्यू। क्यू मतलब होता है कूलम, आवेश होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। 1 भी बराबर, यानी कि भी बराबर जे बाई क्यू हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि हमारा जो सांस लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। तो श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सा, उपचयन या फिर संयोजन या फिर उष्मा क्षेपी या फिर उष्मा शोषी। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर एक बार हम लोग बैक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारा जो है क्या, श्वसन जो है वो हमारा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या होता है तो ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है बाहर भेज दिया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर फिर से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम सुचालक है का मतलब ये है कि वैसा कौन सा तत्व है या फिर कौन सा तत्व है कि जो कि जिसमें कि करंट जो है बहुत ही स्पीड में जाता है। क्या है, Cu कॉपर है या फिर Ag चांदी है। Ag क्या होता है, चांदी। या फिर Al एल्युमिनियम है या फिर Fe। याद रखिएगा कि Fe क्या होता है तो आयरन होता है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। तो हमेशा याद रखिएगा कि Ag जो होता है ना, Ag होता है हम लोगों का बहुत ही, उसमें बहुत फास्ट ही करंट जाता है। तो Ag हमारा क्या हो जाएगा, Ag को हम लोग क्या कहते हैं, चांदी। इसे हम लोग सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर। अगर इसकी परमाणु संख्या पूछ ली जाए, Ag चांदी की अगर परमाणु संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि 47 होता है। कितना होता है, 47, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि आवर्त सारणी में के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है।
पिछले एक क्लास में हम लोग या फिर तीसरा या चौथा क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, और उसमें ये पढ़ा था कि उदर्ग क्षैतिज कतारों को हम लोग आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, और क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उदर्ग स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो उदर्ग स्तंभ वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की संख्या जो वर्गों की संख्या जो आवर्त सारणी में कितनी होती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखिएगा कि आवर्तों की संख्या जो होती है आवर्त सारणी में वो 7 होती है। कितनी होती है? और वर्गों की अगर बात पूछी जाए तो वर्गों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18 होती है। उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज कतार, जैसे सोया हुआ जो होता है लकीर, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार कहते हैं। तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है उपधातु है? क्या है? उपधातु। अगर उपधातु अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसके बाह्यतम कक्ष में, किसमें? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 आ जाए तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 आ जाए तो क्या कहते हैं? हम लोग धातु कहते हैं। और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7 आ जाए, 6 और 7 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। अगर 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 4 आ जाए तो क्या हम लोग उसे क्या कहते हैं? 4 आ जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो Cu कॉपर है ना, ये उपधातु है। क्या है? Cu कॉपर क्या है हमारा यहाँ पर? उपधातु है। ठीक है। Cu को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? कॉपर। और Fe जो है हम लोग ने अभी पढ़ा कि ये आयरन है। क्या है? आयरन। इसे हम लोग लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा भी कहते हैं। इसका परमाणु संख्या होता है 26। और Ni होता है निकेल। क्या होता है? निकेल। Ni क्या होता है? निकेल। ठीक है। और Sb होता है लेड। क्या होता है? Sb लेड होता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि पीतल है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्या, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पीतल है। तो हमेशा याद रखिएगा पीतल क्या है? धातु है या फिर अधातु है या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो हमेशा याद रखिएगा कि पीतल जो है ना वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते अब देखा कि हम लोगों ने अभी धातु पढ़ा कि 5, 6, 7 हो तो हम लोग अधातु कहते हैं। और धातु पढ़ा कि 1, 2, 3 बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। और 4 हो तो हम लोग उपधातु कहते हैं। तो फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर जो है क्या बनाते हैं? तत्व या फिर धातु मिलकर जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था या फिर उससे भी पहले क्लासों में बताया था कि अम्लीय विलयन यानी अम्ल का बात अगर बोली जाए तो अम्ल का जो मान होता है पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। और भस्म का जो होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। और जो 7 होता है, क्या 7 होता है? 7 से कम तो भी मतलब अम्ल, और 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है? भस्म। अगर 7 होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को अम्लीय पूछा है तो क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम। तो 7 से कम कहाँ है? तो ऑप्शन बी में हमारा 7 से कम है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। कि आप लोगों को सर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है या फिर सर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो भी लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताइएगा टाइप करके। ठीक है ना। और आप लोग क्लास को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लास के एंड तक आप लोग जो है जरूर बने रहिएगा। तो आप लोगों को उससे क्या होगा कि ज्यादातर समझ में आएगा। ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि
सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्या है, मीथेन है, एथेन है, या फिर प्रोपेन है, या फिर ब्यूटेन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मीथेन जो है ना वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्या है, मीथेन। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और एथेन का होता है, एथेन का C2H6, क्या होता है। और प्रोपेन का होता है C3H8, क्या होता है, C3H8। और ब्यूटेन का होता है C4H10, क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है ना। सारा का फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि कूटपाथ जो है किसमें पाया जाता है, यानी कि कूटपाथ क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कूटपाथ जो है अमीबा के द्वारा, किसके द्वारा, अमीबा के द्वारा भोजन पकड़ने का जो है एक मतलब जो है कि जैसे अमीबा इस तरह से होते हैं, किस तरह से होते हैं, अमीबा का याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अमीबा का, एक सेकंड दोस्तों हम फिर से बना देते हैं। अमीबा का जो है कोई निश्चित आकार जो है नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, कभी वो ऐसा होता है, कभी वो ऐसा होता है। और वो अपना भोजन पकड़ने के लिए क्या करता है, ये दोनों जो है, इसका शरीर जो है, इसका शरीर इस तरह से मुंह के जैसा बनाता है और क्या करता है, भोजन को जैसे मान लिया जाए कि जैसे एक अमीबा हमने फिर बनाया, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या बना दिए, इसका इस तरह से क्या बना दिए हम लोग, जो है अमीबा बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि अमीबा का भोजन है, क्या है, अमीबा का भोजन। अमीबा जब अपना भोजन पकड़ता है तो इस तरह से वो क्या करता है, अपना मुंह खोलता है और इधर आकर बंद कर लेता है, क्या कर देता है, ये दोनों को आकर क्या कर लेता है, सटा लेता है। तो क्या होता है, उसके अंदर जो है भोजन चला जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, कूटपाथ। और हम लोगों को समझ में आ गया कि कूटपाथ जो है अमीबा में होता है, किसमें होता है, अमीबा में। और एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कूटपाथ के द्वारा, किसके द्वारा, कूटपाथ के द्वारा, ठीक है ना। तो कूटपाथ किसमें पाया जाता है, अमीबा में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है या फिर कहाँ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पत्तियों के द्वारा या फिर फूलों के द्वारा या फिर तनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि लैंगिक जनन जो होता है पुष्पी पौधों में फूलों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। क्योंकि उसके जो फूल में होते हैं ना, इस तरह से मान लीजिए कि हमने एक बना देता है फूल, ठीक है ना, रुकिए एक सेकंड। एक प्रकार से हमने ये क्या क्या फूल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को कैसा लगा ये फूल जो है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका फूल हो गया और यहाँ पर जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, पकड़ने वाला हो गया, क्या हो गया, पकड़ने वाला को हम लोग को वृंत कहते हैं, क्या कहते हैं, वृंत। और इसके जो बीच में है इस तरह से होते हैं, जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और ये जो होते हैं ये अंडाशय, और ये होते हैं फीमेल भाग, क्या होते हैं, अंडाशय क्या होता है, फीमेल भाग। और ये जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर, यानी कि मेल भाग, क्या कहते हैं, पुंकेसर। और इसके जो इसमें जो होता है पराग कोष पाए जाते हैं, इसके ऊपर में क्या पाए जाते हैं, पराग कोष पाए जाते हैं। और इसी के अंदर में जो है पराग कण पाए जाते हैं, किसके अंदर में, पराग कोष के अंदर में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि पराग कोष में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो पराग कण पाया जाता है। जब इसका पराग कण पराग कोष से निकलकर इसके 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 यहाँ जो अंडाशय के ओवरी अंडाशय तक पहुंचता है, अंडाशय के ऊपरी भाग पर पड़ता है, उससे होते हुए उसके अंडाशय के अंदर भाग तक पहुंचता है। तो उसी में क्या होता है, हमारा निषेचित होता है, अंडाणु क्या होता है, और अंडाणु जो है तो क्या होता है, निषेचित होता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ में होता है, तो फूलों में होता है, कहाँ में होता है, फूलों में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, क्या है, उत्सर्जी अंग, क्या वृकक है या फिर अग्न्याशय है या फिर आंख है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि वृकक जो है वो उत्सर्जी अंग कहा जाता है, वृकक क्या कहा जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। क्योंकि हमारे मतलब पेट के अंदर में जितने भी खाना खाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि मतलब जो कि खाना को क्या करता है, वो
उत्सर्जित करता है। जैसे उत्सर्जित क्या बोले जाए तो मतलब ये कि मतलब जैसे हमारे शरीर में कितना खाना की आवश्यकता है, किसकी, जैसे प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी चीजों का हमारे शरीर में जो है कितनी आवश्यकता है, उसको रख कर जो हमारा जो मल मूत्र के द्वारा जो बाहर निकल जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ। उसे अलग कौन करता है, तो हमारा किडनी करता है, वृक्क करता है। तो उत्सर्जित अंग बोले जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा वृक्क हो जाएगा। और उत्सर्जित पदार्थ बोले जाए तो यूरिया, यूरिक अम्ल, ये और एमिनो अम्ल क्या हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, शायद दोस्तों मैं भूल रहा हूँ, यूरिया, यूरिक अम्ल और एक होता है और नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। ये तीनों क्या होता है, तो उत्सर्जी, क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा। और उत्सर्जी अंग का बात बोले तो वृक्क, बोले तो किडनी। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किसमें बनता है, किसमें बनता है, विरेचन में बनता है या फिर मूत्राशय में बनता है या फिर गर्भाशय में या फिर अंडाशय में। तो हमेशा याद रखिएगा कि शुक्राणु जो है ना विरेचन में बनता है। किसमें बनता है, शुक्राणु विरेचन में बनता है। और ये क्या है, तो पुरुष जनन तंत्र है। क्या है, शुक्राणु क्या है, पुरुष जनन तंत्र, जो कि कहाँ बनता है, तो विरेचन में बनता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो है गर्भाशय, गर्भाशय मादा जनन तंत्र, मादा का भाग है। ठीक है ना। और अंडाशय भी, अंडाशय क्या है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय क्या है, अंडाणु का निर्माण जिसमें होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। और अंडाणु और शुक्राणु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फिर जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या है, वायु या फिर मृदा या फिर जल या फिर जीवधारी। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन जीवधारी जो है नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधन जो है ईश्वर के द्वारा, हमारे आसपास की वे सभी चीजें जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, जल हम लोगों ने बनाया है क्या, अपने से नहीं बनाया है, क्योंकि ये प्रकृति का दिया हुआ है। मृदा, मिट्टी हम लोग बनाते हैं क्या, नहीं, ये भी हम लोगों का ईश्वर का दिया हुआ है, ऊपर वाले का दिया हुआ है। ठीक है। वायु, वायु को भी हम लोग बनाते हैं क्या, ये भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो जीवधारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है, क्या होता है, इंसुलिन की कमी से घेंगा होता है या फिर बौनापन होता है या फिर मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है वो मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने आप लोगों के लिए शॉर्ट मतलब देखिए वीडियो लाए हैं। ठीक है, छोटा वीडियो लाए हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं लाए। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और ज्यादा इसलिए नहीं लाया कि हमने पिछले ही क्लासों में बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वीडियो देखते देखते या फिर क्लास करते करते बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बोर। तो उसके लिए हम लोगों ने ये छोटा क्लास लाया है। और याद रखिएगा कि हम लोग धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, क्लास की अवधि को लंबी भी करती जाएंगे। क्या करते जाएंगे, क्लास की थोड़ा अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो आप लोग को आदत लगाइएगा। ठीक है। और एग्जाम तक आते आते हो सकता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा तक क्लास चले, तो आप लोग क्या करना है कि पहले आदत बनाइए। ठीक है, उसके बाद पढ़ने में मजा ही कुछ और आएगा। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा 20 क्वेश्चन। और मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में और अगला 20 क्वेश्चन में। और एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास जो है कैसा लगा और क्लास करने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लग रहा है तो अपना प्यारा दिल जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट में लिखिएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, यस सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर नहीं लग रहा है आप लोगों को तो वो भी बताइएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को। ठीक है ना। और इस तरह के हमारे बेल आइकन को अपना प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा जो है ये वीडियो अपलोड करने से पहले सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है। और हमारे इस क्लास को अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।